हेलो फ्रेंड्स, तो आपके लिए मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स क्लास 12th के लिए यूनिट 2 करेंगे। यूनिट 1 के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका है और एक प्लेलिस्ट में मैंने उसको अरेंज करके डाल दिया है। सीरीज वाइज वीडियो मैंने डाले हैं, 9 वीडियोस जो हैं मैंने यूनिट 1 के अंतर्गत डाल दिए हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटेंस के पार्ट को कंप्लीट किए हैं। और आप उसको अगर देख लिए होंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसी पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं यूनिट 2 में। ओके, तो यूनिट 2 का भी वीडियो सीरीज वाइज आएगा, कंटिन्यू प्रोसेस में आएगा। और जैसा कि आप लोगों ने यूनिट 1 में देखा होगा कि मैंने किसी भी पॉइंट को, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है। हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को मैंने न्यूमेरिकल के हिसाब से या जिस तरीके से मुझे बताना ज़रूरी था आपके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें थी, उस हर एक हिसाब से मैंने उसको वहाँ पर कंप्लीट किया है। तो यूनिट 2 भी हम लोग उसी प्रकार से चलेंगे। यूनिट 2 में भी हम लोग सीरीज वाइज चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होगा उन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलेंगे और सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो यूनिट 2 में हम लोगों को बेसिकली करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है और ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। फिर इस वीडियो के बाद पार्ट 2 वीडियो भी आपको जल्द ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग इस यूनिट में करेंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बात कर रहे हैं, तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी आप इस बात को जानते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के हमारे लाइफ में, क्योंकि करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम लोग अपने जीवन को आज के डेट में सोच ही नहीं सकते हैं। हम लोग बिल्कुल इस पर डिपेंडेंट हैं, हमारा ज़िंदगी जो है इस पर बिल्कुल डिपेंड हो गया है। सुबह से लेकर रात के सोने वक्त तक, सोने के दरमियान भी हम लोग कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। हर एक प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। यूँ कहा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है आज के दरमियान सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी है हम लोगों के जीवन के लिए, हम लोगों के लाइफ के लिए। यह एक सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी है जिसका हम लोग अपने लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए, और काफ़ी सारे इक्विपमेंट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो व्हीकल्स भी आने वाला है, जो मोटर व्हीकल्स हुए, बाइक हुए, कार हुए, वह सब भी अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट होने वाले हैं। तो फ्यूल्स के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि पेट्रोल डीजल वगैरह काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है और पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है, और उसका अवेलेबिलिटी भी एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे अर्थ पर है, तो उन सभी को इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है, धीरे धीरे रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि यह क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी सोर्स है। ओके, तो इन सभी बातों को आप ये अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए और भी कुछ बातों को हम लोग यहाँ पर करते हैं कि इसके पहले वाले यूनिट 1 में जो हम लोगों ने पढ़ा वह हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या हो रहा था कि हमारे जो चार्ज थे, चार्ज बेसिकली पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को ही लेकर बात कर रहे हैं, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वह इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में कैसे थे, रुके हुए थे, स्टैटिक थे, स्थिर थे। अब यह चार्ज जो है इस चैप्टर में चलने लगेगा। तो जैसे ही चार्ज चलने लगेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। हिंदी में बोले तो धारा कहेंगे। धारा का ही इंग्लिश वर्ड जो है वह करंट है। जैसे कि आप नदी की बहती हुई धारा को देखते हैं, है ना, तो वो भी एक करंट है। लेकिन अंतर क्या है कि नदी की धारा की हम बात करें या फिर बिजली जो चमकती है उसकी हम बात करें, तो उसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है वह इरेगुलर फॉर्म में हो रहा है, रेगुलर फॉर्म में नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ जो करंट के बारे में बात करेंगे वह हम लोगों का इलेक्ट्रिक करंट को लेकर चर्चा होगा, और इसमें हम लोग रेगुलर फ्लो ऑफ करंट की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जो है वह हम लोगों को देखने के लिए मिलता है और क्या क्या काम कर सकता है, और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हम लोग इसमें कंक्लूड करने वाले हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वह हमारे लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, ये बात आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए हम लोग और भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि करंट कैरियर कौन कौन से हमारे होंगे जो करंट को कैरी कर रहा है, जिसके कारण धारा का प्रवाह हो रहा है, वह कौन कौन से हैं, उनके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो करंट कैरियर की जहाँ तक बात की जाए तो करंट कैरियर हम लोग किसको कहेंगे, हम लोग वैसे चार्ज पार्टिकल को कहेंगे
मैंने लिखा है डिफिनेशन, आप चाहे तो डिफिनेशन को नोट कर सकते हैं। द चार्ज पार्टिकल विच कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करेंट, वैसे चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक करेंट को रखते हैं किसमें, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, करेंट कैरियर कह रहे हैं। लिक्विड और गैसेस आर नोन एज करेंट कैरियर्स। तो करेंट कैरियर्स हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट को ढो रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी ही है, कंस्टिट्यूट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कैरियर कह रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग अपने एलिमेंट को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। 3 टाइप्स के एलिमेंट हमारे होते हैं, एक होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 तरह के इस प्रकार के एलिमेंट होते हैं। तो सॉलिड में सबसे पहले हम लोग चर्चा करें तो सॉलिड में हम लोग जैसे ही चर्चा करेंगे, ठोस वस्तु में जैसे ही सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि ठोस वस्तु में किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, धारा का किस प्रकार से प्रवाह होता है, करंट का किस प्रकार से फ्लो होता है। तो सॉलिड में हम लोगों को चर्चा करने से पहले हम लोगों को इस बात को भी समझना चाहिए कि हमारे सॉलिड एलिमेंट भी जो हैं वह भी 3 भाग में डिवाइड होते हैं। 3 टाइप्स के सॉलिड एलिमेंट होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर कौन हुआ, जिस पर करंट फ्लो होता है बड़ी आसानी से, कहने का मतलब हुआ कि जिसका रेसिस्टेंस कम होता है, ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर हम लोग किसको कहते हैं, जिसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं होता है, उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, वैसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। और वहीं पर सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर वैसा मटेरियल होता है जो कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन में कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों बनने की क्षमता रखता है। तो रेसिस्टर के हिसाब से अगर बात किया जाए तो कंडक्टर में जो रेसिस्टर होता है वह मिनिमम होता है, इंसुलेटर में जो रेसिस्टर होता है वह मैक्सिमम होता है, और सेमीकंडक्टर में जो रेसिस्टर होता है वह मीडियम पोजीशन पर रहता है। तो बेसिकली कंडक्टर हमारे मेटल एलिमेंट होते हैं, इंसुलेटर हमारे नॉन मेटल एलिमेंट होते हैं, और सेमीकंडक्टर तो सेमीकंडक्टर का एक अलग ही ग्रुप है जो कि सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए है। तो हम लोग सबसे पहले कंडक्टर को लेकर चर्चा करें तो कंडक्टर में जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए जो कैरियर होता है, जो ढोने वाला होता है, वह कौन होता है, बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे यहाँ पर कैरियर होते हैं। वहीं पर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर चूंकि कैसा है, इंसुलेटर में करंट का फ्लो नहीं होता, उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इंसुलेटर में जो हमारे करंट कैरियर होते हैं वह अवेलेबल ही नहीं होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। वहीं पर सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो कराने के लिए। चलिए इसको थोड़ा हम लोग और भी विस्तृत तौर पर देख लेते हैं। तो समझेंगे कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। अगर हम लोग कंडक्टर की बात करें, ठीक है, हम लोग किसकी बात करें, सबसे पहले अगर हम लोग कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाते हैं, तो हमारा हो जाता है अल्मुनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं, कंडक्टर के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब देखिए अल्मुनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अल्मुनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, ठीक है। तो अगर इसके एटॉमिक नंबर को मैं क्या करूं, अरेंज करके लिखूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, पहले लिखूंगा 2, फिर लिखूंगा 8 और फिर लिखूंगा 3, लिखूंगा ना। तो देखिए आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 3 हुई। तो यह अब आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हुई, तो यहाँ पर होना कितना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है कितना, 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन जो है वह कम है। तो इस सेल को फुल करने के लिए या तो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देने होंगे, है कि नहीं, ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए, या फिर 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर आने पड़ेंगे। तो कौन सा आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना आसान है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना आसान है, इसी के कारण ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे स्टेट में आ जाते हैं, फ्री स्टेट में आ जाते हैं, ओके, ये फ्रीली मूवेबल हो जाते हैं, है ना। तो आसानी से यह घूमने लगते हैं, आसानी से यह चलने लगते हैं।
ओके, जिसके कारण हमारा अल्युमिनियम जो है वह कैसा बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। तो जिनके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जितनी ज़्यादा होती है वह एलिमेंट जो है उतनी ही ज़्यादा क्या बन जाता है, आपको मेटल बन जाता है। तो वहीं पर अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर बेसिकली कौन होंगे, नॉन मेटल एलिमेंट होंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हुआ, तो एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस को हम ले लेते हैं। ओके, तो फास्फोरस को हम ले लेते हैं, देखते हैं कि फास्फोरस में किस प्रकार से चीज़ें जो हैं हमारी निकल कर आ रही हैं। ओके, तो फास्फोरस के लिए हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो फास्फोरस का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है। अल्युमिनियम, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस हुआ, तो अल्युमिनियम का हमारा एटॉमिक नंबर कितना था, 13 था, सिलिकॉन का 14 हो जाएगा, फास्फोरस का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके, तो देखेंगे अगर 15 हुआ तो 15 को हम उस हिसाब से लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2 8 8 2 10 और कितना हो गया, 5 हो गया। तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 5 हुई। होना कितना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। तो यह किस टाइप का हो गया, एक्सेप्टर टाइप का हो गया ना। यह तो अब 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ना ज़्यादा टफ है 3 इलेक्ट्रॉन लेने की अपेक्षा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हुए वह फ्रीली मूवेबल नहीं हुए, जिसके कारण फास्फोरस हमारा कैसा बन गया, एक इंसुलेटर टाइप का मटेरियल बन गया, या फिर हम कहें तो नॉन मेटल टाइप का मटेरियल बन गया। वहीं पर अगर हम सिलिकॉन को लेकर चर्चा करें तो देखेंगे सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है। ओके, तो इसको हम लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, 2 8 और 4 ऐसे लिखेंगे। देखिए आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 4 है। अब इसके पास दोनों चीजें हैं, या तो यह 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, दोनों काम करने में इसको सेम ही समर्थता है, सेम ही इसको इफेक्ट डालना पड़ेगा, सेम ही इसको काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन देना या 4 इलेक्ट्रॉन लेना, दोनों ही काम क्या है, आसान है, जिसके कारण यह सिलिकॉन और जर्मेनियम इस तरह के एलिमेंट जो हैं हमारे क्या बन जाते हैं, सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि जितने भी डोनर टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने वाले होंगे वह सभी हमारे कैसे होंगे, हमारे कंडक्टर होंगे। ओके, और जितने भी एक्सेप्टर टाइप के एलिमेंट होंगे वह सभी हमारे कैसे होंगे, इंसुलेटर होंगे। ओके, और जिनके पास दोनों की क्षमता है तो वह क्या हो जाएगा, हमारा सेमीकंडक्टर हो जाएगा, जिसके एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम ही बेसिकली है। तो चलिए इन चीज़ों को आप समझ चुके हैं, यानी कि हमारे जितने भी मेटल टाइप के एलिमेंट होंगे वह हमारे बेसिकली कैसे होंगे, कंडक्टर होंगे। ओके, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, और जितने भी हमारे कैसे एलिमेंट हुए, और जितने भी हमारे एक्सेप्टर टाइप के एलिमेंट होंगे वह सभी हमारे बेसिकली क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे, और जिनके पास दोनों तरह का क्वालिटी है वह हमारा क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा, और फ्री और जिसमें दोनों टाइप के क्वालिटी होंगे वह हमारा सेमीकंडक्टर होगा, जिसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होगा। अब जरा यहीं पर हम लोग होल्स को लेकर चर्चा कर लेते हैं कि देखिए होल्स क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा कोई एटम है, ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इनके चारों ओर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यह इलेक्ट्रॉन क्या करे, इस जगह को छोड़कर निकल जाए, है ना, अगर यह इलेक्ट्रॉन इस जगह को छोड़कर निकल जाए तो इस जगह पर क्या बचेगा, एक होल बचेगा। ओके, उसी की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि रिक्त स्थान, खाली स्थान जो है वो हमारा क्या है, होल्स है, जो कि सेमीकंडक्टर में करंट के कैरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए आप इन सभी बातों को समझ गए, तो हम लोग आगे की ओर कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो हम लोगों ने सॉलिड को लेकर चर्चा कर लिया कि सॉलिड में हमारे करंट कैरियर कौन कौन से होंगे। अब हम लोग लिक्विड को लेकर चर्चा कर लेते हैं कि लिक्विड में हमारे करंट कैरियर कौन कौन से होंगे। तो कुछ लिक्विड्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सम लिक्विड विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। कुछ खास तरह के लिक्विड हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए अलाउ करते हैं।
देम एंड कंसिक्वेंटली डिसोसिएट इनटू आयन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये जो एलिमेंट हैं ये कैसे पास कराते हैं, तो इनका कंस्टिट्यूएंट जो है वो क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। ओके, और टूट कर वह क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। कौन कौन से आयन बनते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं उन लिक्विड्स को जो लिक्विड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अलाउ करते हैं। और यह इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन में ब्रेक कर जाते हैं और यही लिक्विड के चार्ज कैरियर होते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम चर्चा करें तो देखिए CuSO4, ठीक है, तो यह CuSO4 लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। तो लिक्विड के फॉर्म में जब यह इलेक्ट्रिक करंट को पास करेगा तो यह क्या होगा, यह दो पार्ट में ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, Cu2+ और SO4 2- में, ठीक है, ये ब्रेक कर जाएगा। ओके, यानी कि एक क्या बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया, एक क्या बन गया, निगेटिव आयन बन गया। तो यह पॉजिटिव और निगेटिव आयन में टूट कर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को यह सप्लाई करने लगेंगे। इसके और भी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि हम बात करें AgNO3, या फिर हम बात करें NaCl, फिर हम बात करें HCl, है कि नहीं, सोडियम सिल्वर नाइट्रेट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, इस तरीके के हमारे जो लिक्विड होंगे वह सभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को ब्रेक, इलेक्ट्रोलाइट में ब्रेक करके अपने कंस्टिट्यूएंट को इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करेंगे। जैसे कि आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, कोई लिक्विड मटेरियल रखते हैं ना, और इसमें हम लोग दो मेटल रॉड को डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कोई बैटरी से इसको कनेक्ट अगर कर दें तो हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को करंट का सप्लाई मिलता है। इस लिक्विड के थ्रू हम लोगों को करंट का सप्लाई मिलता है। क्यों मिलता है कि अगर यहाँ पर CuSO4 हो तो यह CuSO4 क्या हो जाएगा, Cu+2 में और SO4-2 में ब्रेक कर जाएगा। एक पॉजिटिव आयन बनाएगा, एक निगेटिव आयन बनाएगा, और इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को अपने पार्टिकल्स से, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ब्रेक करने से सप्लाई करने लगेगा। तो कुछ इस तरह के खास तरह के लिक्विड मटेरियल हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं। किस प्रकार से सप्लाई करते हैं, तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में ब्रेक कराकर यह सप्लाई कर लेते हैं। वहीं पर हम लोग गैसेस को लेकर बात करें तो जनरल तौर पर कहा जाए तो गैसेस जो होते हैं वह इंसुलेटर होते हैं। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जनरली गैसेस बिहेव्स एज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरल तौर पर गैसेस जो होते हैं वह इंसुलेटर होते हैं, लेकिन वह भी आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, किस कंडीशन में आयोनाइज हो जाते हैं, तो आयोनाइज होकर, जैसे ये लिक्विड आयोनाइज हो जा रहा है, उसी तरह से गैसेस भी जो है वह आयोनाइज होकर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। किस कंडीशन में, तो लो प्रेशर के कंडीशन में और हाई पोटेंशियल डिफरेंस के कंडीशन में यह पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स में टूटकर यह करंट को कैरी करने लगते हैं गैसेस पार्टिकल में। ओके, तो आप देखते होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि स्पार्क होता है ना, तो स्पार्क होता है तो स्पार्क में क्या आग निकलने लगता है। स्पार्क में बेसिकली क्या होता है कि वह एयर को ब्रेक कर देता है। एयर जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसको वह ब्रेक करके हवा में वह करंट का फ्लो कराने लगता है। ओके, तो यह बहुत ही छोटे जगह के लिए होता है, बहुत ही छोटे स्पेस के लिए होता है, लेकिन इस तरह की प्रक्रिया जो है वह गैसेस में भी देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए, अब आप उन बातों को समझ गए तो हम लोग कुछ और भी बातों को यहाँ पर कंक्लूड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को लेकर चर्चा कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में जो क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है या जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में सजा दिए हैं। तो हम लोग यहाँ पर कौन कौन से बातों को कवर करेंगे, तो अभी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, उसके बाद फिर हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा।
फिर स्टेट एंड डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट हम लोग स्टेट करेंगे, डिफाइन करेंगे। फिर व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का नेचर कैसा होता है उसको भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ करंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ओके, तो करंट हमारा क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा। ओके, क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज की हम यहाँ बेसिकली बात करें तो चार्ज में हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, तो फ्लो ऑफ चार्ज मैंने कहा, तो अगर हम करंट को I साइन से डिनोट करें तो I इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, Q बाई T हो जाएगा। ओके, अब Q हमारा क्या है, ये हमारा चार्ज है और कोई भी चीज़ फ्लो करता है तो उसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में रखते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग टाइम कंसीडर करेंगे वो बेसिकली हम लोग सेकंड में कंसीडर करेंगे। अब किसी एलिमेंट पर कितना चार्ज आएगा तो इस बात का डिसीजन कौन लेगा, इस बात का डिसीजन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। तो Q इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, N इंटू E होगा। N का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E का मतलब हमारा क्या हुआ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, आपको याद ही होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर हमारे कितने चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन पर हमारा बेसिकली 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। ओके, इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो इन सभी बातों को आप कंसीडर कर गए तो अब आप इसका डिफिनेशन भी लिख सकते हैं कि डिफिनेशन क्या होगा करंट का, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, क्या होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये आप काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो इसको आई थिंक ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और कंसीडर कर लिए होंगे। तो हम लोग कुछ और भी पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन क्या था उसको हम लोग यहाँ पर अब कवर कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देख लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन के लिए एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता दूं। देखेंगे, मान लीजिए कि हमने क्या किया, कोई एलिमेंट हमने लगाया, ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, अपने सर्किट से जोड़ दिया। ठीक है, सर्किट में हमने बैटरी लगा दिया। तो बैटरी का ये साइड जो हुआ हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हुआ और बैटरी का ये साइड जो हुआ हमारा नेगेटिव टर्मिनल हुआ। तो जो करंट का फ्लो होगा इस सर्किट में वह पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल की ओर होगा। ओके, इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग हाई पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, हाई पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल को ही कहते हैं और इस नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग लो पोटेंशियल भी कहते हैं। ओके, तो हमारा करंट का फ्लो कैसे होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा या फिर हम कहें पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा जस्ट इसका उल्टा होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर जा रहा है तो करंट इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होगा, यानी कि लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। और करंट का फ्लो जस्ट इसका उल्टा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होगा। तो चलिए इस बात को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो ये हमारा हो गया कि करंट का डायरेक्शन किस प्रकार से होगा। अब हम लोग इसका एसआई यूनिट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो एसआई यूनिट का चर्चा करने के लिए हम लोग फिर से अपने फॉर्मूला को एक बार देखते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, बेसिकली करंट इज इक्वल टू Q बाई टी है। ओके, यही है ना हमारा। तो देखेंगे चार्ज का हमारा यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ठीक है, जिसको हम लोग C साइन से डिनोट करते हैं।
और टाइम का यूनिट हमने क्या यहाँ पर रखा है, सेकंड रखा है। तो करंट का जो हमारा डिराइव्ड यूनिट होगा वह क्या होगा, कूलम पर सेकंड होगा। लेकिन हम लोग एसआई यूनिट क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग एसआई यूनिट में एम्पेयर बोलेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग ए साइन से डिनोट करेंगे। तो ये तो हमारा क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट हो गया, ओरिजिनल यूनिट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, इसका एसआई यूनिट हो गया, जो कि एम्पेयर होगा। ओके, तो इस बात को आप समझ चुके होंगे। हम लोग और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो नेचर कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए किसी भी क्वांटिटी की नेचर की हम लोग बात करते हैं तो नेचर जो किसी भी क्वांटिटी का होता है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो नेचर को यही, इसी बात में वह नेचर पूछ रहा है, ठीक है, कि आप बताइए कि करंट जो है वह स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए अब करंट जो है वह एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है कि नहीं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करता है। लेकिन डायरेक्शन जो यहाँ पर है वह कंडक्टर पर ही लिमिट है, कंडक्टर के बाहर नहीं है। ओके, तो ये बात तो क्लियर है कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वह जनरली कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन करंट जो है यहाँ पर एक्सेप्शन है, इसके पास डायरेक्शन होने के बावजूद भी यह एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि यह वेक्टर मैथमेटिक्स रूल को नहीं फॉलो करता है। ओके, जो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन, ये सभी चीज़ें जो होती हैं, वेक्टर एडिशन, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, इसके लिए मैंने वेक्टर वाले में विस्तृत तौर पर चर्चा कर रखा है। तो करंट जो है वो बेसिकली वेक्टर मैथमेटिक्स रूल को नहीं फॉलो करता है, जनरल अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है। इसीलिए हम लोग करंट को कैसा क्वांटिटी मानते हैं, स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, इसके बावजूद भी कि इसके पास क्या है, डायरेक्शन है। तो आई होप कि आप इस बात को भी समझ चुके होंगे। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को अब यहाँ पर कंसीडर करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है, कितने प्रकार के करंट होते हैं, उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको भी लेकर चर्चा करें। तो हमारे पास करंट के कुछ इस प्रकार से टाइप्स होते हैं। तो करंट के बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा स्टेडी करंट, ठीक है, जिसको हम डीसी भी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा वेरिएबल करंट, ठीक है, और तीसरा हमारा होता है अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो देखते हैं अब हम लोग कि स्टेडी करंट, वेरिएबल करंट या फिर अल्टरनेटिंग करंट हम लोग किसको कहेंगे। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर विस्तृत तौर पर समझते हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएबल करंट है ये बेसिकली डायरेक्ट करंट का ही एक पार्ट है, ठीक है, ये बेसिकली डायरेक्ट करंट का ही एक पार्ट है। स्टेडी डायरेक्ट करंट ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, स्टेडी डायरेक्ट करंट, ओके, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट तो हम लोग जिसको नॉर्मल तौर पर एसी करंट कहते हैं। ओके, डीसी करंट जो है वो बैटरी वगैरह सप्लाई करता है, सोलर सेल हुआ हुआ डीसी करंट सप्लाई करता है, और अल्टरनेटिंग करंट हम लोगों के घर में सप्लाई हो रहा है। तो इसको लेकर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये बेसिकली जो है वह किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले स्टेडी करंट की हम लोग चर्चा करें, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डीसी करंट कह रहे हैं। तो स्टेडी कहने का मतलब हुआ कि हमारा क्या होगा, इनके बीच में जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल स्टेडी होगा, इस प्रकार से होगा। ओके, हमने क्या किया, कोई वी, आई या पी हम यहाँ पर रखे हैं और यहाँ पर हमारा टाइम है। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, स्टेडी करंट है, डायरेक्ट करंट है, प्योर डीसी करंट है। ओके, वहीं पर अगर हम बात करें वेरिएबल डीसी करंट की, तो वेरिएबल डीसी करंट में हमारे पास कैसा होगा, वेरिएबल डीसी करंट में हमारे पास जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से होगा। ओके, ये सभी हमारे क्या हो गए, वेरिएबल डीसी करंट हो गए। ओके, मैं बनाऊं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये सभी क्या हो गए, वेरिएबल
डीसी करंट हो गए। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, है ना, थोड़ा सा वेरी कर रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको वेरिएबल डीसी करंट कह रहे हैं। वहीं पर अल्टरनेटिंग करंट की हम चर्चा करें तो अल्टरनेटिंग करंट हमारा किस प्रकार से होता है। अल्टरनेटिंग करंट जो है कुछ हमारा इस प्रकार से होता है, सिनुसॉइडल वेवफॉर्म को यह बनाता है। अब जरा यहाँ पर एक और चीज़ गौर करेंगे, फिर से मैं बनाता हूँ। देखिए मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया, तो ये हमारा क्या हो गया, डीसी करंट हो गया। डीसी करंट कहने का मतलब हमारा हुआ यूनी डायरेक्शन, ठीक है, इसका एक ही डायरेक्शन है। यूनी का मतलब क्या होता है, एक, यूनी डायरेक्शन। और वहीं पर हम वेरिएबल डीसी करंट बना रहे हैं, तो हम किसी भी प्रकार का ग्राफ बनाए तो इसमें हमने क्या किया है, डायरेक्शन हमने सेम ही रखा है ना। ये हम बनाएं या फिर हम ये बनाएं या फिर हम ये भी अगर बना दें, ठीक है, ये भी अगर हम बना दें, मैं फिर से इसको मिटाकर बनाता हूँ, देखेंगे। ठीक है, अगर मैं ये बनाऊं, देखिए सबसे पहले तो एसी करंट हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एसी करंट हो गया। एसी करंट हम क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि यह बाई डायरेक्शनल है, इसका दो डायरेक्शन है, बाई डायरेक्शनल, ठीक है, इसका दो डायरेक्शन है। कैसे हम लोग डायरेक्शन यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं, तो ये देखिए ये केवल पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है और ये निगेटिव साइड है ना, तो ये बाई डायरेक्शन हो गया। वहीं पर अगर मैं बनाऊं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो ये अब कैसा हुआ, देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हुआ, ये भी यूनी डायरेक्शनल हुआ, ये भी यूनी डायरेक्शनल हुआ। तो यूनी डायरेक्शनल हमारे बेसिकली कौन होते हैं, डीसी करंट होते हैं। लेकिन ये कैसा है, वेरिएबल है कि नहीं। ये कैसा डीसी है, तो ये स्टेडी डीसी है, ठीक है, ये जो डीसी है यह स्टेडी डीसी है, और ये जो डीसी है ये कैसा डीसी है, वेरिएबल डीसी है, ठीक है। तो डीसी और एसी को पहचानने का एक सबसे सटीक तरीका है कि आप उसके डायरेक्शन को कंसीडर कीजिए कि वह यूनी डायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल है। अगर बाई डायरेक्शनल होगा तो वह कैसा होगा, एसी करंट होगा, ठीक है। ग्राफ जो है वह वेरी कर सकता है, अगर मैं चाहूं तो इसमें कुछ इस प्रकार से भी बना सकता था, है कि नहीं, लेकिन है तो बाई डायरेक्शनल ही ना। तो बाई डायरेक्शनल है तो वह एसी करंट हमेशा होगा, और यूनी डायरेक्शन होगा तो वह हमेशा कैसा होगा, डीसी करंट होगा। बस फर्क यही होगा कि अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा तो वह स्टेडी डीसी करंट होगा, और अगर वह ग्राफ जो है वह वेरी कर रहा होगा तो वह क्या होगा, वेरिएबल डीसी होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 टाइप्स के करंट चले आते हैं, जो कि हमने चर्चा किया कि स्टेडी करंट, वेरिएबल करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। तो आई होप कि आप इन सभी बातों को समझ गए होंगे। तो हम लोग कुछ और भी बातों को अब यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। तो गिव टाइप्स ऑफ करंट हमारा ये चीज़ हो गया है। तो हम लोग डिफिनेशन की बात कर लें, स्टेडी डायरेक्ट करंट और वेरिएबल डीसी करंट और अल्टरनेटिंग करंट को लेकर डिफिनेशन भी हम आपको बता देते हैं। तो हमारे टाइप्स ऑफ करंट जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, आप देख ही रहे हैं, ओके। और डिफिनेशन को लेकर इसमें चर्चा किया जाए तो कुछ इस प्रकार के डिफिनेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टेडी डायरेक्ट करंट के बारे में अगर मैं बोलूं तो क्या डिफिनेशन होगा, ऐसा इलेक्ट्रिक करंट, एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी स्टेडी डायरेक्ट करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग स्टेडी डायरेक्ट करंट तभी बोलेंगे इफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज विथ टाइम, जब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वह टाइम के साथ चेंज नहीं करे तब। वहीं पर वेरिएबल डीसी करंट का डिफिनेशन हम लोग किस प्रकार से बताएंगे, तो हम लोग बताएंगे एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी वेरिंग डीसी इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ टाइम एंड पोलरिटी रिमेन सेम। तो इलेक्ट्रिक करंट जो कि वेरिंग डीसी करंट है, हम लोग उसको कहेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड जो है वह चेंज कर रहा हो टाइम के साथ लेकिन पोलरिटी सेम हो। तो जैसे कि हमारा ये पहला नंबर वाला जो हुआ स्टेडी डायरेक्ट करंट, ये किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। इसका क्या होना चाहिए, पोलरिटी भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी वेरी नहीं करना चाहिए। दूसरा नंबर हमारा जो कि वेरिएबल डीसी करंट है, इसमें क्या होना चाहिए, हमारा मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा हो, ठीक है, लेकिन पोलरिटी सेम हो। पोलरिटी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, पोलरिटी हमारा क्या है, पॉजिटिव है,
है ना। और वहीं पर अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट को लेकर, तो अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम लोग AC करंट भी कहते हैं, ये हमारा कैसा होगा, तो वैसा इलेक्ट्रिक करंट, एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग करंट इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ टाइम एंड पोलैरिटी। जब इसका क्या हो, मैग्नीट्यूड और टाइम, मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी, ये दोनों चीज़ें जो है वह टाइम के साथ क्या करें, वेरी करें, तो ऐसे करंट को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। तो आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे और समझ गए होंगे। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आप चाहे तो स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, मैं क्लियर कर दूं अगर स्क्रीन को, तो आप इस प्रकार से भी स्नैपशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बना लेते हैं। कुछ बेसिक चीज़ हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग न्यूमेरिकल को कंसीडर कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को यहाँ पर बना लेते हैं और भी इसके कंसेप्ट को न्यूमेरिकल के बेसिस पर हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर सो दैट द कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पेयर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से सवाल पूछा गया है। अगर आप चाहें तो खुद से भी इसको बना सकते हैं। आपको खुद से क्वेश्चन जो है वह बनाना चाहिए। गलत हो सकता है, लेकिन गलत से घबराना नहीं है। गलत होगा तो ही आप उसको एक दिन सही कर पाएंगे, तो गलत से बिल्कुल नहीं घबराना है। और किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो रहा हो और कोई भी आपके मन में संशय हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से भी मुझे बता सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको आपसे रिलेटेड कंटेंट जो है इस चैनल पर हमेशा मिलते रहते हैं। और भी अगर आप फर्दर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक से आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और भी चीज़ों को आप डिटेल में वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अगर आपने कोशिश कर लिया होगा तो अच्छी बात है, वरना मैं इस क्वेश्चन को बना देता हूँ। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड बताना है। ओके, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है कंडक्टर के कुछ इस प्रकार से कि 1 एम्पियर का करंट का फ्लो हो। ओके, तो देखिए करंट का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने कंसिडर किया है ना। करंट का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है, I = Q/T, और Q = क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हो गया हमारा NE/T हो गया। अब यहीं पर तो हमारा क्वेश्चन चला आया। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पर सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। तो हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है N/T पूछ रहा है ना। तो N/T = हमारा क्या हो जाएगा, I/E हो जाएगा। अब देखिए, अब करंट का वैल्यू कितना है, 1 एम्पेयर है, और इलेक्ट्रॉन्स का कितना वैल्यू होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स का होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम बेसिक का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद होना चाहिए कि 1 एम्पेयर करंट के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की पर सेकंड की आवश्यकता होती है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। ठीक है, तो देखिए इतना इलेक्ट्रॉन अगर प्रत्येक सेकंड पास हो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तभी हमारा 1 एम्पियर का करंट जो है वहाँ पर एराइज होता हुआ दिखेगा, फ्लो करता हुआ दिखेगा। तो ये वैल्यू आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलते हैं, तो आप हमेशा कैलकुलेट थोड़ी कीजिएगा, आपको कुछ चीज़ें जो हैं वह याद भी रखने चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लग गया है। अगर आप खुद से बनाना चाहें तो एक बार मैं आपसे बोलूँगा कि आप खुद से एक बार ज़रूर इसको कोशिश करें। मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और किस प्रकार से यह क्वेश्चन बनेगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है, किसी करंट को हमको कैलकुलेट करना है, किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है जिसमें 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं। ओके, उस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना टाइम दे दिया गया है, 1.6 मिलीसेकेंड। ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है। तो I = हमारा क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है, अभी हम देख रहे हैं NE/T होता है ना।
तो कुछ है ही नहीं, हम उसी के अनुसार कर देते हैं। तो n का दे दिया है वैल्यू 10 टू द पावर 6, e का वैल्यू हमको मालूम है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और टाइम हमको दे दिया है 1.6 मिली सेकेंड दिया है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 कर देंगे तो हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका जवाब चला आएगा। तो इसको हम काट दिए काफ़ी आसानी से। ये 10 टू द पावर -3 जो है ऊपर चला गया, तो यहाँ पर 6 है 9 बन गया, 9 में से 19 में से ये घट गया, तो कितना बचा हमको इसका बचा 1 इंटू 10 टू द पावर -10 एम्पेयर, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, फंडामेंटल के क्वेश्चन थे, कुछ बेसिक के क्वेश्चन थे। चलिए हम लोग फटाफट आगे की ओर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए वायर इन 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट में कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा इफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर इज 300 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पता करनी है, 2 मिनट में 300 मिली एम्पेयर करंट पास कर रहा है। तो खुद से कोशिश करेंगे, मैं बना देता हूँ। तो करंट का वैल्यू कितना दिया है 300 मिली एम्पेयर दिया है, तो हम इसको एम्पेयर में बना लेते हैं। तो 300 10 टू द पावर -3 एम्पेयर लिख देते हैं, कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करते हैं तो 0.3 एम्पेयर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, टाइम दिया है मेरा 2 मिनट, तो हमको तो सेकंड में लेना है, हमेशा ध्यान रखेंगे सेकंड में लेना है हमको। ठीक है, तो 2 गुने 60 कर दिए तो हो गया मेरा 120 सेकंड। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है, तो काफ़ी आसान है, हमारे पास फॉर्मूला वही है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अपने वैल्यू को हम रख देते हैं, तो हमने रखा 0.3 इंटू 120 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यही हुआ ना। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कुछ और भी चीज़ों को लेकर आएंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई मन में डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और अपने ही दोस्तों के साथ इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।